नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, असिस्टेंट लोको पायलट की कल की क्लास आपकी मिस हो गई थी। कल तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया और आज मैं जो क्लास मैंने सैटरडे को जहां से छोड़ी थी उसी के आगे से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है भैया, सभी साथी जुड़ जाएंगे मेरे साथ और समय हो चुका है 11:04 और आपकी केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो चुकी है ना भैया। हाँ, आशीर्वाद सभी को। कमलेश कुमावत, रामेश्वर पांडे, गुड मॉर्निंग भाई। दीपक कुमार, गुड मॉर्निंग। और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है जैसा कि आप सभी जानते हो, और आज ही माँ भवानी का नवरात्रि का सबसे पहला दिन प्रारंभ होता है ना। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, माँ भवानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मेहनत करते रहें और ईश्वर आपको सफलता के नए शिखर तक पहुँचाए। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को? शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारी क्लास काफ़ी दिन से नहीं हुई, 2 दिन से, तो आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सभी साथी ध्यान से जुड़ेंगे क्लास में। और एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, किसी का कोई अगर डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करो। आप सभी जानते हो कि आपके सभी मैसेजों के रिप्लाई मैं करता हूँ, है ना। इस बात से आप वाकिफ़ हो। टेलीग्राम पे मैसेज करो एकदम ज़बरदस्त तरीके से और वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा मैं, क्योंकि क्लास में कमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और सबके रिप्लाई नहीं होना है, रिप्लाई हो पाना पॉसिबल नहीं है ना मेरे भाई। तो टेलीग्राम पे मैसेज करना। और क्लास के एंड होने के बाद टेलीग्राम पे मैं रोज़ डालता हूँ आपको क्लास कैसी लगी, तो उसमें यार रिएक्शन ज़रूर दिया करो, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आपने क्लास पढ़ी या नहीं पढ़ी। ठीक है मेरे भाई, आप क्लास से लगातार जुड़े हुए हो कि नहीं हो, है ना। इससे आपकी मजबूती भी होगी, तो वहाँ पे ज़रूर रिएक्शन दिया करो क्लास कैसी लगी। और शुरू करो अपनी क्लास को, तैयारी को। देखो, पीडीएफ के लिए परेशान मत होना, पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास में साथ साथ नोट करते चलो अगर नोट कर सकते हो तो, और अगर नहीं कर पा रहे हो नोट, मैं हालांकि थोड़ा बहुत टाइम दूंगा आपको नोट करने के लिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो परेशान मत होना, पीडीएफ मिल जाएगी। बाद में जब रिकॉर्डेड लेक्चर देखना तब अपने नोट्स बना लेना। ठीक है मेरे भाई, ठीक। क्लास को जितना ज़्यादा हो सके बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की क्लास पूरी कॉन्सेप्ट की क्लास है। आज की क्लास वो क्लास है जिसके ऊपर आने वाली केमिस्ट्री की सारी क्लासें बेस होंगी। ठीक है मेरे भाई, सभी को प्रणाम। एक मित्र ने मेरे को हरियाणा से प्रणाम भेजा है, तो आशीर्वाद है मेरे भाई तुमको, है ना। नाम मैं नहीं पढ़ पाया जल्दी में। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है मेरे भाई, स्टार्टिंग से क्लास को फोकस करो, सुनो ध्यान से, क्योंकि अगर आप सुन ले गए ना पूरी क्लास को तो आधी चीज़ें क्लास में ही क्लियर हो जाए, है ना। ठीक, चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, यानी कि परमाणु की संरचना हम पढ़ रहे थे। उसी के आगे मैं शुरू करता हूं। और जहां तक मेरे भाई मेरे को याद है कि मैंने प्रीवियस क्लास में रदरफोर्ड मॉडल की शुरुआत की थी और 1-2 पॉइंट आपके बताए थे। ठीक है मेरे भाई, रदरफोर्ड मॉडल की 1-2 पॉइंट आपको मैंने बताया था, उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। रदरफोर्ड मॉडल को मैं यहाँ पे रिपीट भी करूंगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। क्या था मेरे भाई रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉमिक थ्योरी? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। एटॉमिक मॉडल, ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। यानी कि हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे? रदरफोर्ड का एटॉमिक सिद्धांत, रदरफोर्ड का एटॉमिक का परमाणु सिद्धांत। ठीक है भैया, सिद्धांत। जरा ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं रदरफोर्ड साहब किसी भी परमाणु को लेकर। रदरफोर्ड का जो परमाणु सिद्धांत था वो डेल्टन, थॉमसन और
डाल्टन और थॉमसन से काफ़ी अपग्रेड था, काफ़ी अपडेट था, ठीक है मेरे भाई। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु के सिद्धांत को भी अंत में निरस्त कर दिया गया और जो परफेक्ट मॉडल माना गया, परफेक्ट परमाणु सिद्धांत माना गया, वो बोर का माना गया। हालांकि रदरफोर्ड ने नाभिक की भी खोज की थी और रदरफोर्ड ने इस बात को भी स्पष्टीकरण किया था कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के उप परमाणविक कण भी पाए जाते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की स्थिति भी बताई थी। तो जब रदरफोर्ड ने सारी बातें एकदम सही तरीके से बताई तो क्या कारण रहा होगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को भी निरस्त कर दिया गया? भाई परमाणु मॉडल को अगर निरस्त किया गया तो इसका एक कारण है मेरे भाई कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल्की सी ही भले खामी रही होगी, तभी उसको निरस्त किया गया। तो जरा ध्यान से समझो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था क्या। देखो रदरफोर्ड ने कहा, क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि किसी भी परमाणु के केंद्र में, किसी भी परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में, केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक को मेरे भाई क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। नाभिक होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए है क्लास, आसानी से आप कवर कीजिए, ठीक। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, ठीक मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। चलिए उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा? उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ध्यान से सुनो, खाली क्लास को लिख दो, कॉपी पेन रख दो थोड़ी देर के लिए, सुनो क्लास को ध्यान से, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और चक्कर ही नहीं, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। ध्यान से सुनो, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। ये बात कही किसने? रदरफोर्ड साहब ने, चक्कर लगा रहा है, ठीक है भैया। यानी कि इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख लेंगे? इलेक्ट्रॉन इज revolving around the nucleus of atom, around the nucleus of atom, nucleus of atom। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों बातें इन्होंने किसने कही? रदरफोर्ड ने कही, ठीक मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ये दोनों बातें रदरफोर्ड ने कही। इलेक्ट्रॉन पर आवेश गलत था, लोकेश कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर मेरे भाई ऋणात्मक आवेश होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो लोकेश भाई थोड़ा सा समझो यार, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में अगर मिस्टेक होगी तो फिर दिक्कत होगी ना यार, ठीक। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक की डिस्कवरी, खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई थी। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक के वृत्ताकार, नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। अब फोकस करना पूरा स्क्रीन पर, क्यों? क्योंकि गुरुजी इसको मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। जैसे मान लिया ये नाभिक है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि नाभिक में कौन रहता है। नाभिक में, न्यूक्लियस में मेरे भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो अगर ये नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन भी मौजूद होगा और न्यूट्रॉन भी मौजूद होगा। न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश शून्य होता है, ये बात मैंने आपको क्लास में बताई थी, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन मेरे भाई रदरफोर्ड के हिसाब से क्या था थ्योरी? कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। बहुत एकदम ध्यान से फोकस होकर सुनना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक। चक्कर लगा रहा है किस प्रकार के पथ में? एक वृत्ताकार पथ में, ठीक है मेरे भाई। हाँ, लोकेश भाई कह रहे हैं, अरे यार सुनो, हाँ लोकेश भाई ये बात बिल्कुल सही है, आपने याद दिला दिया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे मैंने चार्ज शायद आपको 1.6 × 10⁻⁻19 बताया था।
-19, तो 1.6 होगा ये, इंटू 10⁻⁻19 है। शायद मैंने 1.06 बता दिया था प्रीवियस वाली क्लास में, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, 1.6 कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको जरा ध्यान रख लेना, है ना, थोड़ी बहुत मिस्टेक एडजस्ट कर लो। 1.06 हो गया था, लेकिन ये करेक्ट कितना है, 1.6। ठीक है मेरे भाई, चलो अभी क्लियर हो गया लोकेश। ठीक, करेक्ट हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चलो अब इधर ध्यान दो, रदरफोर्ड मॉडल पे भी ध्यान दे लो यार। ठीक, देखो अब रदरफोर्ड साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ में, तो स्वाभाविक सी बात है इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ वेग होगा। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ वेग होगा। ठीक है मेरे भाई, वेग होगा, बिल्कुल होगा भाई, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ वेग होगा। भाई अगर वेग नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर हो जाएगा, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर है। अगर वेग है तभी तो इलेक्ट्रॉन इसमें लगातार घूमेगा वृत्ताकार पथ में। ठीक, क्लियर है। दूसरी बात क्या हुई कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर वेग होगा तो इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन भी होगा। भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ चल रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की गति थोड़े धीरे हो गई, फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन ने अपनी गति को तेज किया, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन की गति धीरे हो गई, फिर यहां पर तेज किया, फिर यहां पर धीमे हो गई। यानी कि अगर मेरे भाई इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे गति करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन आएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। त्वरित हो जाएगा मतलब क्या हुआ गुरुजी, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड हो जाएगा, एक्सीलरेटेड हो जाएगा। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेटेड हो जाएगा। क्लास रुक रही है, ध्यान से देखो। ठीक है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक्सीलरेटेड हो गया, इलेक्ट्रॉन त्वरित हो गया, तो आपको एक चीज मालूम है कि बल का सूत्र क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर m/a, यानी कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ध्यान से सुनना हर एक बात को। गुरुजी ये बात बताई क्यों, ये बात इसलिए बताई क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान भी है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्वरित भी हो रहा है। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट मिला, यहाँ से मिला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक बल उत्पन्न कर लेगा, और जैसे जैसे बल क्षीण होगा, बल कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक से टकरा जाएगा। भाई जब तक इसके पास बल रहेगा तब तक तो ये वृत्ताकार पथ में घूमता रहेगा, लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन के पास बल खत्म हो जाएगा, बल क्षीण होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा कहाँ गिरेगा, न्यूक्लियस में गिरेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा गया तो एटम यानी कि जो परमाणु है, परमाणु जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। परमाणु क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये कारण था कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को रद्द किया गया। यही कारण था। अगर रदरफोर्ड ये बात बता देते कि ये जो वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगा रहा है बल्कि एक निश्चित ऑर्बिट में, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो रदरफोर्ड का मॉडल परफेक्टली ऑलराइट था, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर ये वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो इसके वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा, यानी कि एक्सीलरेटेड होगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो जैसे जैसे वेग में परिवर्तन होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा, और त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन के पास बल उत्पन्न होगा। जैसे बल उत्पन्न होगा और वो बल जब क्षीण होगा तो इलेक्ट्रॉन सीधा नाभिक से आके टकराएगा, जिसके कारण एटम जो है डिस्टर्ब होगा, यानी कि असंतुलित हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे भाई,
ठीक, एक बच्चा पूछ रहा है त्वरित का क्या अर्थ है। तो मेरे भाई, जब किसी के वेग में परिवर्तन होता है, जैसे आप मोटरसाइकिल लेकर अपने घर से निकले तो आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की इस रफ्तार से गाड़ी चलाना प्रारंभ किया, लेकिन जैसे ही आप बढ़िया सड़क पर पहुंचे तो आपने गाड़ी की रेस बढ़ा दी 60 किलोमीटर पर आवर। तो वेग में ये जो परिवर्तन हुआ ना, इसी को हम त्वरित कहते हैं। हिमांशु शर्मा जी, समझ में आई? वेग में जो परिवर्तन हुआ, आपकी गाड़ी की स्पीड 10 से प्रारंभ होकर 60 किलोमीटर पर आवर में पहुंची, इसी को हम त्वरण कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी त्वरित हो गई, एक्सीलरेटेड हो गई, यानी कि उसकी स्पीड बदल गई। ठीक है भैया, कोई समस्या यहां तक? चलिए, अच्छा, अब हम इसके बाद बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की। तो बात हो गई, ठीक रदरफोर्ड मॉडल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में, थोड़ा सा न्यूक्लियाई के बारे में। जरा ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से सुनना। न्यूक्लियस क्या होता है? हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। ठीक है मेरे भाई, तो आपको मालूम है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड साहब ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है मेरे भाई, अच्छा, अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस कहाँ पर स्थित होता है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। परमाणु के, ध्यान से सुनना इसको, केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक होता है। ठीक, ठीक है मेरे भाई। गौरव भाई, वो इलेक्ट्रॉन का मास एकदम परफेक्ट है ना, तो आप उसमें ज़्यादा परेशान मत हो, एग्जैक्ट है वो, डिक्टो है, करेक्ट है। ठीक है दोस्त, हाँ, आप 9.109 दिखा रहे हो, जो अगर हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 9.1 ही लिखते हैं हम उसको, या कई किताबों में तो आपको 9 × 10⁻³ मिल जाएगा। ठीक है मेरे भैया, यहाँ पर ध्यान से समझो। नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, यानी कि न्यूक्लियस इज लोकेटेड, न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है मेरे भाई, अच्छा, न्यूक्लियस में पाया क्या क्या जाता है? न्यूक्लियस में मेरे भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कौन पाया जाता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है भैया, ठीक, पाए जाते हैं, यानी कि कोई एक नाभिक है, उसके अंदर कौन मौजूद है? प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ठीक, और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि नाभिक में जो तत्व पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? न्यूक्लियाई कहते हैं। ध्यान से सुनना यहाँ पर एक एक चीज, न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं। ठीक, अब जरा यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये तो हो गई न्यूक्लियस की बात। इसको जरूर याद रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वहां पर हम न्यूक्लियाई का एज इट इज यूज करने वाले हैं। तो इस शब्द में कंफ्यूज मत होना कि गुरुजी न्यूक्लियाई क्या होता है, मैंने बता दिया आपको। नोट कर लो जल्दी से इसको, फिर आगे प्रारंभ करते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? चलिए, लिख लिया आपने? डन हो गया। चलिए, अब मैं बात करता हूं
परमाणु क्रमांक के बारे में, यानी कि जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक है भैया, क्रमांक कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, जो जितनी संख्या में प्रोटॉन होंगे, वही परमाणु क्रमांक बन जाएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर बन जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नोन एज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है भैया, नोट कर लो इस बात को जल्दी से। उसके बाद मैं आगे बात करता हूं द्रव्यमान संख्या की, यानी कि मास नंबर की। ठीक है मेरे भाई, चलिए। कह रहे हैं कि स्टूडेंट समझ के पढ़ाओ। मेरे भाई तुम स्टूडेंट समझ के ही तुमको पढ़ा रहा हूं, इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऊपर भी पढ़ा के निकल जाता ना तो तुम कुछ नहीं समझ पाते मेरे भाई। मैं इसलिए आपको बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा गहराई में उतरो, क्योंकि अगर आप लोको पायलट और टेक्नीशियन जैसी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर क्वेश्चन और साइंस का लेवल अच्छा खासा आएगा। ठीक है, ठीक मेरे भाई। मास नंबर की बात करेंगे हम, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, क्लास में फोकस करो। इतनी सुविधाएं मैंने आपको दी हैं कि आप लिखो मत, आप केवल क्लास को सुन लो। और क्या चाहिए आपको, क्लास को सुन लोगे तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और नहीं सुनोगे तो फिर ऐसे ही परेशान रहो। और क्या कर सकते हैं हम। द्रव्यमान संख्या मेरे भाई क्या होगी, परमाणु में बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है मेरे भैया, अच्छा कोई समस्या यहाँ तक। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। यानी कि कुल कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होंगे उसे हम द्रव्यमान संख्या कहेंगे। वहीं पर जब परमाणु में केवल प्रोटॉनों की संख्या की बात की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहां तक, डन है सारा मामला। नोट कर लीजिए आप इसको। इसके आगे मैं फिर बताता हूं आइसोटोप्स क्या होते हैं, यानी कि समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए समस्थानिक समझिए। देखिए आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक। देखो इनका क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर अलग होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। गुरुजी ये क्या मतलब हो गया, देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर एक एक चीज बड़ा ध्यान से फोकस करके चलिएगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा। एटॉमिक नंबर यानी कि जिनका परमाणु क्रमांक एक ही हो, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक एक ही हो,
परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। क्या हो? भिन्न हो। ठीक मेरे भाई, किसी को कोई समस्या यहां नहीं होनी चाहिए। देखो, परमाणु क्रमांक एक हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ठीक है, यहां तक समझिए। क्लियर हो गई बात? उदाहरण के तौर पर अगर मैं यूरेनियम का आपको एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल हम लेकर चलेंगे किसका? यूरेनियम का। ठीक, अगर मैं बात करूं तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्याएं दो होती हैं। एक तो होता है 235 और दूसरा जो यूरेनियम का प्रकार है उसका द्रव्यमान संख्या 239 होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर परमाणु क्रमांक की, तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 92 है, लेकिन इसका मास नंबर चेंज है। एक यूरेनियम का प्रकार होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या 235 होती है और दूसरा यूरेनियम का प्रकार जिसकी द्रव्यमान संख्या 239 होती है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर हो गई बात? कोई डन, कोई समस्या? इन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं, यानी कि समस्थानिक कहते हैं। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है मेरे भाई, लिख लिया आपने? चलिए लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आइसोबारिक के बारे में। आइसोबारिक, मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं कि आप जल्दी से मेन चीज नोट कर लो। ठीक है मेरे भाई, आइसोबारिक यानी कि इसको समभारिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। अब गुरुजी यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझना। एक ऐसा परमाणु जिसमें क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ठीक है भाई, भिन्न होता है। ठीक, अगर हम यहां पर लिखें तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? मास नंबर इज सेम, मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। इनको हम क्या कहेंगे? आइसोबार्स कहेंगे या समभारिक कहेंगे। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे। जबकि इससे पहले वाले केस में आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है। अगर यहां पर बात करूं अगले वाले कॉन्सेप्ट में, तो यहां पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। कोई समस्या यहां तक? ठीक है मेरे भाई, ठीक। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहां पर बात कर लें तो यहां पर नाइट्रोजन जिसका मास नंबर क्या है? 14 है, और कार्बन जिसका मास नंबर 14 है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो इनके मास नंबर के तो सेम है, लेकिन यहाँ पर इनका परिवर्तन हो गया है किसमें? एटॉमिक नंबर पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 7। ये आपके एग्जाम्पल हो गए, लेकिन इनका मास नंबर दोनों का क्या है? 14 है। इसलिए हम कार्बन और नाइट्रोजन को आइसोबार्स की श्रेणी में डालते हैं, जिनको हम समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। यहां तक भैया उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आइसोबार्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे सीधी सीधी बात आइसो न्यूट्रॉनिक की, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक की। ठीक, ठीक है, एकदम परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं यहां पर। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आता है आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो न्यूट्रॉनिक यानी कि जिसको हम कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या?
नहीं होनी चाहिए। ये कैसे तत्व होते हैं? वो परमाणु या तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, परंतु पूरी बात सुन लो भैया, न्यूट्रॉन की संख्या तो समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक संख्या तथा परमाणु संख्या भिन्न हो। ठीक है भैया, भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आइसोन्यूट्रॉनिक कहेंगे, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। अगर मैं अंग्रेजी में लिखूं तो एलिमेंट्स which have same number of neutrons but their atomic number and mass number is different। ठीक है भैया, इन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोन्यूट्रॉनिक कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। जल्दी से आप लिख लो मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, यहां पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला कॉन्सेप्ट आता है बोर मॉडल का हमारे पास, जिसके अंतर्गत अब पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा समझ में आएगा। ठीक है भैया, प्योर एटॉमिक मॉडल जिसको हम बोर कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख लो। एग्जाम्पल आप ले लो कार्बन का, ठीक, कार्बन 6, 14 और नाइट्रोजन का ले लो 7 और 15। देखो, अगर हम बात करें तो जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हटाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। ठीक है भैया, देखो मास नंबर क्या था, द्रव्यमान संख्या क्या थी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का समावेग था। दोनों की जब गिनती होती है तो द्रव्यमान संख्या बनती है हमारे पास, और एटॉमिक नंबर खाली प्रोटॉनों की संख्या होती थी। ठीक, अब देखो जरा, अगर हम यहाँ पे कार्बन के केस में देखें तो अगर हम 14 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 8 न्यूट्रॉन मिलेंगे, किसमें? कार्बन में। और अगर नाइट्रोजन में देखें तो हम 15 में से 7 अगर घटाएंगे तो यहाँ पर भी हमें 8 नाइट्रोजन के तत्व मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है भैया, हो गया क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हो गया मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं बात करने वाला हूं बोर एटॉमिक मॉडल की, क्योंकि ये सबसे परफेक्ट एटॉमिक मॉडल परमाणु सिद्धांत माना जाता है केमिस्ट्री के पूरे रसायन विज्ञान में। और यहाँ से बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या होते हैं ऑर्बिट्स, क्या होते हैं उसकी सेल्स, क्या होते हैं कक्ष, जैसे KLMN, ये कक्षाएं क्या होती हैं, SPDF क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इसको बहुत ध्यान से समझना। बोर एटॉमिक मॉडल क्या होता है मेरे भाई? बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं। इसको हम क्या कहते हैं? बोर परमाणु सिद्धांत। क्या कहेंगे मेरे भाई? बोर परमाणु सिद्धांत। एकदम ध्यान से सुनना। बोर साहब का जो परमाणु सिद्धांत था, इसको सबसे ज्यादा परफेक्ट उचित माना गया है। ठीक है मेरे भाई, बोर का परमाणु सिद्धांत सबसे परफेक्ट माना गया है। यानी कि आइसोटोप्स के बारे में एक लड़का पूछ रहा है, सर आइसोटोप्स में आप कार्बन ले लो यार, कार्बन की 3 रूप पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन पकड़ लो 12, 13, 14, 50 एग्जाम्पल हैं यार।
एक एग्जाम्पल के पीछे पढ़ो, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, तब कहाँ थे आप? पीछे क्लास में देखिए। बोर परमाणु सिद्धांत क्या होता है, ध्यान से समझिए। बोर परमाणु सिद्धांत के बारे में अगर मैं बात करूं तो बोर परमाणु सिद्धांत को हम क्या लिखेंगे? यह रसायन विज्ञान में सबसे सटीक परमाणु सिद्धांत माना जाता है, परमाणु सिद्धांत माना जाता है। ठीक है भैया, माना जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, बोर साहब ने कुछ नया नहीं किया था, इन्होंने रदरफोर्ड के ही सिद्धांत को थोड़ा सा अपडेट किया था। ठीक है भैया, इन्होंने रदरफोर्ड के सिद्धांत को थोड़ा सा अपडेट किया था। क्या किया था इन्होंने? बोर साहब ने भी कहा कि नाभिक किसी भी परमाणु के केंद्र में होता है, नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। ये बात किसने कही? बोर साहब ने कही, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा, इन्होंने और क्या कहा? इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। एकदम फोकस होकर सुनिएगा, नहीं तो यहां से कॉन्सेप्ट गया तो फिर चिल्लाते रह जाओगे। बहुत कठिन है ना भाई, यहां पे समझिएगा मेरे भाई। ठीक है दोस्त, चलिए, इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कक्षा में क्या होता है? चक्कर लगाते हैं मेरे भाई। ठीक, अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना क्या हुआ मामला। जैसे इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये एक नाभिक है, इसमें प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन भी मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, यानी कि एक निश्चित कक्षा में घूमेगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा, निश्चित कक्षा में घूमेगा, यहीं से मॉडल परफेक्ट नहीं होगा भाई। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिट में घूम रहा है, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। बोर मॉडल में इस मॉडल को, यानी कि इस परमाणु सिद्धांत को जो बोर ने जो थ्योरी दी, उसका सबसे बड़ा कारण था कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है। साथ साथ उन्होंने ये बात भी बताई थी कि इन कक्षाओं का अपना ऊर्जा स्तर होता है। क्या बात बताई थी इन्होंने? इन कक्षाओं का अपना ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है भैया, ये बात बताई किसने? अपना ऊर्जा स्तर होता है, ऊर्जा स्तर होता है। ठीक मेरे भाई, ये सबसे बड़ी बात थी, ये सबसे बड़ी बात थी। क्यों? ये सबसे बड़ी बात थी, इन कक्षाओं का अपना ऊर्जा स्तर होता है, क्योंकि ये बात इस बात को सत्यापित करती थी कि अगर किसी भी कक्षा का अपना स्वयं का ऊर्जा स्तर है, ठीक है मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से, उस ऑर्बिट से निकलकर इधर उधर नहीं भागेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा के परितः या उसी कक्षा में लगातार अपनी गति करेगा। ठीक है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए ये कक्षा है, ये कक्षा है जो नाभिक के पास है, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक, अब अगर इस कक्षा का अपना ऊर्जा स्तर है तो इलेक्ट्रॉन मेरे भाई इसी कक्षा में रहेगा। क्यों? क्योंकि इस कक्षा का ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन को बाहर भागने ही नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर भागने ही नहीं देगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक? इसको ब्लॉक करो, हेलो, इसको ब्लॉक करो, सटीक क्या होता है इसको पता चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? ठीक, अगर इस एनर्जी, देखो
अगर इस ऑर्बिट में एनर्जी लेवल है तो ये ऑर्बिट का एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन को बाहर भागने नहीं देगा, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर नहीं भागेगा तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर फंसा रह जाएगा और इसी में घूमता रहेगा, इसी कक्षा के अंदर। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? ठीक। अब जरा यहां पर समझो, इन कक्षाओं का अपना ऊर्जा स्तर होता है। साथ में इन्होंने एक बात और बताई कि इन कक्षाओं को दर्शाया किसके माध्यम से जाता है। इन कक्षाओं को, अंग्रेजी माध्यम वाले कतई परेशान ना हो, हम उनको भी बताएंगे। इन कक्षाओं को अंग्रेजी के शब्दों के द्वारा दर्शाया जाता है। अच्छा, जैसे कौन से शब्द हैं? के, एल, एम, एन। ठीक है मेरे भाई, ये सेल्स होती हैं। ये जो गोल गोल घूम रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन के आसपास जो कक्षाएं हैं, इनको किस नाम से दर्शाया जाएगा? के। दूसरी जो सेल होगी एल हो जाएगी, तीसरी जो होगी एम हो जाएगी, चौथी जो होगी एन हो जाएगी। ठीक। अच्छा, इन अंग्रेजी के संख्याओं के द्वारा तो दर्शाया ही जाता है, कभी कभी इनको प्राकृतिक संख्याओं के द्वारा भी दर्शाया जाता है, तथा इन्हें प्राकृतिक संख्याओं के द्वारा भी दर्शाया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के द्वारा भी दर्शाया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 आदि के द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। जैसे नाभिक के चारों तरफ ये जो एक कक्षा बनी हुई है, फिर ऊपर जो दूसरी कक्षा बनी हुई है, इसको आप जो नाभिक के सबसे नजदीक होगी उसको हमने के नाम दे दिया, उससे अगली वाली को एल नाम दे दिया, उससे अगली वाली को एम नाम दे दिया। या जो नाभिक की पहली कक्षा है उसको पहली कक्षा 1, दूसरी कक्षा को दूसरी कक्षा 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, ऐसा कर दिया। ठीक। अच्छा, अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया। क्या कहा कि नाभिक के नजदीक जो सबसे कक्षा होती है, नाभिक के नजदीक जो कक्षा होती है, जो कक्षा होती है उसका ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है। उसका ऊर्जा स्तर क्या होता है? सबसे कम होता है। याद रखना, ये सब बोर मॉडल के पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सबसे कम होता है। ठीक होता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, और एक पॉइंट इन्होंने क्या दिया कि नाभिक से दूर वाली कक्षा, नाभिक से दूर वाली कक्षा का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, ये दोनों पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे अधिक होता है। ठीक है मेरे भाई, होता है। ठीक, यानी कि कुल मिला के समझो मामला क्या है कि अगर ये नाभिक है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा ये हो गई, दूसरी कक्षा मेरे भाई ये हो गई। तो ये वाली कक्षा यानी कि इसको हमने क्या सेल माना? के सेल मान लिया, यानी कि इसको कक्षा संख्या 1 मान लिया। तो ये नाभिक के सबसे पास है तो इसका ऊर्जा स्तर कम होगा। उससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर किसका होगा? एल, यानी कि ये जो दूसरी कक्षा है इसका ऊर्जा स्तर और ज़्यादा होगा। ठीक है मेरे भाई, एसपीडीएफ के बारे में भी बता रहा हूँ अनूप भाई, थोड़ा सा धैर्य रखो। ठीक, अगर मान लिया एक और कक्षा हो गई, ये कौन सी कक्षा हो गई मेरे भाई? ये तीसरी कक्षा हो गई। ये कौन सी क्लास हो गई? एम हो गई। ऑर्बिट कौन सा हो गया? एम हो गया। इसका ऊर्जा स्तर और बढ़ जाएगा। कुल मिला के उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि नाभिक से जितनी ज़्यादा दूर कक्षाएं होंगी उनका एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा होगा, और जो नाभिक के सबसे पास होंगी उसका एनर्जी लेवल उससे सबसे कम होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहाँ पे समझो इन कक्षाओं की उपकक्षाएं भी होती हैं। इन कक्षाओं की उपकक्षाएं भी होती हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले थोड़ा सा धैर्य रख लो, पहले हिंदी मीडियम वालों को निपटा दें, फिर तुमको भी आते हैं। इन कक्षाओं की
उप कक्षाएं भी होती हैं। तुमको भी समझाते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा धैर्य रखो इंग्लिश मीडियम वाले, आप लोग तो शॉर्ट में भी समझ जाओगे। उप कक्षाएं भी होती हैं, ठीक, उप कक्षाएं भी होती हैं। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? इन्हें हम SPDF के नाम से जानते हैं, ठीक। इन्हें किस नाम से जानते हैं? इन्हें SPDF के नाम से दर्शाया जाता है, ठीक है भैया, दर्शाया जाता है, ठीक है गुरु। उम्मीद है कॉन्सेप्ट यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। जो कक्षा है उन्हें KLMN से दर्शाते हैं, और जो उप कक्षा है यानी कि सब सेल है उसको हम किससे दर्शाते हैं? SPDF। यहां तक उम्मीद करता हूं मैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, ठीक है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब जरा हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। उससे पहले मैं अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा बोर मॉडल एक्सप्लेन कर देता हूं इंग्लिश में, नहीं तो उनको समस्या होगी। देखो मेरे भाई इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त, बोर मॉडल को थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लो तुम भी, क्योंकि तुम्हारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं बोर मॉडल के बारे में बात करता हूं तो बोर मॉडल क्या कहता है? बोर मॉडल ये कहता है मेनली कि न्यूक्लियस इज फिक्स्ड एट द सेंटर, न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट द सेंटर, सिचुएटेड एट द सेंटर, ठीक है मेरे भाई। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बोर मॉडल? बोर मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस in a fixed orbit, in a fixed orbit, ठीक है ब्रदर। उसके बाद अगला पॉइंट क्या देखने को मिलेगा आपको? इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से समझो। These orbits have different energy levels, these orbits have different energy levels, different energy levels, energy levels, ठीक। and orbits are denoted by, orbits are denoted by K L M N, ठीक। and the numbers 1 2 3 4, ठीक है मेरे भाई। कोई समस्या यहां तक इंग्लिश मीडियम वाले? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, द ऑर्बिट, द ऑर्बिट, ध्यान से सुनिएगा, द ऑर्बिट नियरर टू न्यूक्लियस, नियरर टू न्यूक्लियस हैव द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, have the lowest energy level, but the orbit which is farthest from nucleus have the maximum energy level, have the maximum energy level, maximum energy level, energy level, ठीक है ब्रदर। यानी कि जिसके पास, जो न्यूक्लियस के पास होगा ऑर्बिट, उसका एनर्जी लेवल सबसे डाउन होगा, और जो न्यूक्लियस से जितने ज़्यादा दूरी पर होगा उसे उतना ही ज़्यादा एनर्जी लेवल मिलेगा। यानी कि उसका एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होगा जितनी उसकी न्यूक्लियस से दूरी होगी। अगर दूरी ज़्यादा है तो एनर्जी लेवल भी ज़्यादा होगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये था बोर मॉडल का सिद्धांत। और एक पॉइंट आप लिख लेंगे, these orbits have subcells which are denoted by S P D
एफ एटसेट्रा। बोलो, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मैंने इसलिए बताया क्योंकि बोर मॉडल पे मैं रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, हर बार रिपीट होते हैं। और सबसे मोस्ट फेमस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को चाहे आप नोट करके रख लीजिए कि नाभिक के नज़दीक जो कक्षा होगी उसका ऊर्जा स्तर कम होगा और नाभिक से दूर जो कक्षा होगी उसका ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होगा। ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 8 से 10 बार पूछा जा चुका है। ठीक है मेरे भाई, रुकिए एक मिनट। एक मेरे भाई कह रहे हैं प्रोटॉन का मास होता है मेरे भाई प्रोटॉन का मास गलत है सर, 1.625 इंटू 10⁻⁻27। चेक कर लीजिए आप एक बार। ठीक है मेरे भाई, एक बार चेक कर लेना थोड़ा सा प्रोटॉन का मास, आप चेक कर लेना, मैं तो बता चुका हूं। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। बोर मॉडल को आप कतई इग्नोर नहीं करेंगे, इसको आज घर जाके मतलब क्लास ओवर होने के बाद एक बार फिर से इस क्लास को देखिएगा। बोर मॉडल कहीं से चूकना नहीं चाहिए क्योंकि यहीं से अब सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारी क्लास का भी हो गया है समय समाप्त, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, कल मैं आपको इसके थोड़े से क्वांटम संख्याओं के बारे में बताऊंगा और वैलेंसी के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? वैलेंसी के बारे में बताऊंगा और क्वांटम नंबर के बारे में बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, और कल हमारी शुरुआत होगी एक नए टॉपिक की जिसका नाम होगा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, ये नया टॉपिक कल शुरू होगा। इसको कंप्लीट करने के बाद केमिकल बॉन्ड यानी कि जिसको आप हिंदी में रासायनिक बंध भी कहते हो, और ये टॉपिक जो होगा ये पूरी तरीके से बोर मॉडल पर आधारित होगा। रासायनिक बंध पूरी तरीके से बोर मॉडल पे आधारित होगा, इसको आप देख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहां तक? डन है, कोई दिक्कत? रासायनिक बंध थोड़ा सा पढ़ के आना और उससे पहले बोर मॉडल जरूर पढ़ के आना। ठीक, विनय यादव जी कह रहे हैं सर सम स्थानिक फिर से क्लास देखो फिर से। ठीक है मेरे भैया, यहां तक क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा हर एक पॉइंट। और अब क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं। कल मुलाकात होगी फिर दोपहर में 11 बजे, सुबह 11 बजे, और हम इसको पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर देंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है टेलीग्राम पे मैसेज डालो। आपको लग रहा है कि अगर किसी चीज़ में कुछ चेंज होना चाहिए या कुछ गड़बड़ है तो आप टेलीग्राम पे आप मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक, और डाउट भी क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। और एक चीज़ समझ लीजिए कि अभी मैं एक मैसेज डाल दूंगा कि क्लास कैसी लगी, तो उसमें रिएक्ट करिएगा। अमित कुमार कह रहे हैं सर आप गुस्से में रहते हैं। अरे मेरे भाई, जब मैं इतना बेसिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और आप उसमें उल्टा सीधा कमेंट करोगे तो गुस्सा तो आएगा यार, ये स्वाभाविक सी बात है। इस चीज़ को आप समझो यार, है ना। अगर कॉन्सेप्ट हल्का चल रहा होता तो बहुत प्यार से बात होती। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपने मिस्टेक कर दी तो पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी यहीं पे। ठीक है, इसलिए आप समझो, है ना। तो धन्यवाद सभी को, राम राम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। आगे मिलते हैं कल दोपहर में 11 बजे। धन्यवाद।